नमस्कार साथियों, मेरा नाम कैलाश चंद्र सेन है और आपको मेरे इस YouTube चैनल सेन सर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम हिस्ट्री की जो NCERT की बुक्स हैं उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिससे आपको और स्कूली विद्यार्थियों के साथ साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी मददगार रहेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं आपको हर चीज़ के बारे में गहनता के साथ में अध्ययन कराऊँगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के नक्शे के साथ में। भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, यह है अपना भारत। यहाँ पर नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश, ये बर्मा या म्यांमार हो गया, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर, ये पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान हो गया। तो भारत के नक्शे में विभिन्न प्रकार की जो ये नदियाँ आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंबल नदी जो हमारे राजस्थान में भी बहती हैं और मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और ये जो यमुना नदी देख रहे हैं, चंबल नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। यमुना नदी आगे गंगा नदी में मिलती हैं, जो कि प्रयागराज में मिलती हैं। ये संगम स्थान है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर 3 नदियाँ मानी जाती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती को अदृश्य रूप में माना जाता है, ये हमें दिखाई नहीं देती हैं। गंगा नदी आगे बढ़कर आगे जाती हैं तो सोन नदी गंगा नदी में मिलती हैं, और घाघरा नदी भी गंगा नदी में मिलती है, और गंडक नदी भी गंगा नदी में मिलती है। आगे चलती है गंगा नदी तो चीन की तरफ से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिल जाती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसी प्रकार से ये है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती हैं और उड़ीसा में जाती हैं, और उड़ीसा में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को। उड़ीसा का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह महानदी उड़ीसा में बाढ़ लाती हैं, इसलिए इसे तबाही मचाती हैं, इसलिए इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती हैं। ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती के मध्य में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, और नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीचे आते हैं, ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती हैं। महाराष्ट्र से निकलकर पूर्वी घाट में की ओर जाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये भी महाराष्ट्र से निकलती हैं। तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी, ये तीनों नदियाँ कर्नाटक से निकलती हैं और पूर्वी घाट की ओर यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसी प्रकार से हम बात करें उत्तर भारत में बहने वाली नदियों के बारे में, यानी कि जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये नदियां हैं, जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं उसे, इस हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, उन नदियों के बारे में बात करते हैं हम। सिंधु नदी चीन वाले क्षेत्र से निकलती हुई पाकिस्तान में जाती है, और ये मेन नदी है, मुख्य नदी है सिंधु नदी। झेलम नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी के रूप में भी है, ये झेलम नदी आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ये चिनाब नदी है, इसमें मिल जाती है। और रावी नदी भी आगे चलकर इस चिनाब नदी में मिल जाती है। ये चिनाब नदी है, इसमें रावी नदी में मिल जाती है। व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती हैं, और सतलज नदी आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती हैं, और चिनाब नदी बाद में यहाँ पर आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। इन नदियों के आसपास में ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आदि। अब बात करते हैं भारत में अतीत के बारे में। तो नर्मदा नदी के आसपास में, नर्मदा नदी के घाटियों के आसपास में लाखों वर्षों पहले मानव रहता था। यहाँ पर मानव आखेटक के रूप में, आखेटक यानी कि शिकारी था। आखेटक क्या होता है? शिकारी। खाद्य संग्रह के रूप में, यानी कि खाने का संग्रह करता था। खाने का संग्रह करने वाला ये नर्मदा नदी
के ऊपर में विंध्याचल की पहाड़ियों के आसपास में नर्मदा नदी घाटी के आसपास में मानव का विकास हुआ और मानव रहता था। इसी प्रकार से भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में, उत्तर पश्चिम क्यों कहते हैं, अगर भारत के बीच में एक ऐसी लाइन खींचे और ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो ये वाला जो इलाका है ये क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिमी इलाका। तो पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, स्थिति जो है, ये उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर ही है, इसलिए इसे हम उत्तर पश्चिमी कहते हैं। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम की तरफ जो ये पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, कीरथर की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ी। कीरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के पास में हमें सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर एक स्थान का नाम है जो मेहरगढ़। यहाँ से 8000 वर्ष पहले, अर्थात 6000 BC, 8000 वर्ष पहले हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर खेती होती थी। खेती में गेहूँ, जौ, कपास आदि होती थी। साथ ही साथ में यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं। भेड़, बकरी, भैंस आदि यहाँ से होते थे। भैंस के सर्वप्रथम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। भैंस पालन के साक्ष्य हमें कीरथर और सुलेमान की पहाड़ियों में स्थित मेहरगढ़ से मिलते हैं। इसी प्रकार से गारो की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्वी इलाका, भारत का उत्तर पूर्वी इलाका यानी कि 7 बहनों वाला प्रदेश, यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहाँ पर हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार से विंध्याचल के उत्तर में, विंध्याचल का उत्तर यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर ये यूपी, MP वाला हिस्सा जो है, यानी कि गंगा और यमुना का मैदानी भाग, यहाँ पर हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर भी हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं वो चावल के मिलते हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें भारत की दृष्टि से कोल्डी हवा से मिलते हैं। ये प्रयागराज के पास में स्थित है, प्रयागराज के पास स्थित है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कोल्डी हवा से मिलते हैं, जो कि प्रयागराज यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के पास में स्थित हैं। अब हम भारत में नगरीकरण की शुरुआत कहाँ हुई उसके बारे में भी हम जानते हैं। नगरीकरण की शुरुआत भारत में नगरीकरण की शुरुआत हुई सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से भारत में सर्वप्रथम नगरों का विकास होना शुरुआत हुआ। इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास में उत्तर पश्चिमी इलाके में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु की सहायक नदियाँ चिनाब है, झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है। इन नदियों के आसपास में सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली और भारत में नगरों का विकास हुआ। इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास आज से लगभग 4600 वर्ष पहले हुआ। फल फूल रही थी, उससे आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 4600 वर्ष पहले वो अपनी चरम अवस्था में थी। वर्ष पहले यानी कि अगर हम BC में बात करें तो 2700 BC। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर भी हमने, जब वैज्ञानिकों ने जब उम्र ज्ञात करने की कोशिश की तो कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर, यानी कि C14, इसको कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। डेटिंग पद्धति, कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इस सिंधु घाटी सभ्यता की उम्र 2350 से लेकर 1750 BC तक मानी जाती है। भारत में
द्वितीय नगरीय क्रांति का काल लगभग महाजनपद के काल को माना जाता है, यानी कि द्वितीय नगरीय क्रांति महाजनपद काल को माना जाता है। महाजनपद काल लगभग 2500 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है महाजनपद काल, जहाँ भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, यानी कि 500 BC वर्ष पहले। ये काल वो काल है जब महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी पैदा हुए थे। उस समय के काल को हम महाजनपद के काल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर 16 महाजनपद थे। ये महाजनपद गंगा नदी के सारे विकसित हुए, यानी कि गंगा नदी को जो प्रवाह क्षेत्र हैं या अपवाह क्षेत्र हैं वहाँ पर ये उत्पन्न हुए थे। गंगा नदी जब आगे बढ़ती हुई उस जहाँ पर सोन नदी मिलती है, ये वाला जो एरिया है ये मगध नाम से एक महाजनपद था, जो कि काफ़ी फेमस महाजनपद के नाम से जाना जाता है। आप सबने सुना होगा मगध, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था चाणक्य की सहायता से, वो यही मगध है। ये काल द्वितीय नगरीय क्रांति के काल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर यहाँ विभिन्न प्रकार के महाजनपद, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं महाजनपदों को राज्य, यानी कि 16 महाजनपद यहाँ पर थे, 16 राज्य यहाँ पर थे उत्तर भारत में। इस अध्याय में एक शब्द आया है भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया। इसके बारे में हम बताते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया में क्या क्या शामिल है और इसे भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया, इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं। ये 6 देश भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिण एशिया में शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र विभिन्न प्रकार की पर्वतमालाओं, जैसे यहाँ पर कीर्तर सुलेमान हो गया, यहाँ पर हो गया हिमालय, इस विभिन्न प्रकार की पर्वतमाला श्रेणियों के द्वारा ये बाकी एशिया से कटा हुआ है, इसलिए इसे अलग से भारतीय उपमहाद्वीप का नाम दिया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप को दक्षिण एशिया के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत 6 देश शामिल हैं। अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसे भारत के अलावा कौन कौन से नामों से जाना जाता है, आइए हम देखते हैं। अपने देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, और इंडिया, इन तीनों नामों से जाना जाता है। भारत नाम क्यों पड़ा? ऐसा माना जाता है कि कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला दोनों नायक नायिका हैं। इनकी शादी होती है और इनसे उत्पन्न जो पुत्र होता है उसका नाम होता है भरत। इसकी वजह से कहा जाता है कि भारत का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम से भारत पड़ा। इसके अलावा जैन धर्म के एक तीर्थंकर रहे हैं, प्रथम तीर्थंकर बोलते हैं ऋषभ देव जी।
इनके पुत्र का नाम था भरत, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। इस वजह से भारत का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। लगभग 1500 बीसी के आसपास वैदिक युग चल रहा था और ऋग्वेद में एक कुल का नाम आता है या एक कबीले का नाम आता है ऋग्वेद में, जिस कबीले का नाम होता है भरत कबीला या भरत कुल। इस भरत कुल या भरत कबीले के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। तो ये 3 अवधारणाएं हैं या धारणा है जिसकी वजह से भारत का नाम भारत पड़ा। इसी के साथ साथ में हिंदुस्तान क्यों पड़ा ये देखते हैं। हिंदुस्तान शब्द सिंधु नदी की वजह से यहां से सिंधु नदी निकलती है और ये पाकिस्तान में होकर गुजरती है। तो ईरान के जो निवासी थे या ईरानी, वो जब भारत आते थे तो इस सिंधु नदी को सिंधु ने बोलकर हिंदू बोलते थे या हिंदोस। इस नदी को हिंदोस नाम दिया उन्होंने और इस नदी के इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। धीरे धीरे ये हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यानी कि सिंधु नदी के इस तरफ यानी कि पाकिस्तान और राजस्थान, ये अपना जो इलाका है भारत वाला, इसकी तरफ जो जनसंख्या निवास करती थी या जो आबादी निवास करती थी वो जो स्थान है वो क्या कहलाते हैं, हिंदुस्तान कहलाने लगा और आबादी को हिंदू कहा जाने लगा। नदी का नाम सिंधु है। सिंधु नदी को उन्होंने क्या नाम करके पुकारा, हिंदोस नदी, हिंदोस कह के पुकारना स्टार्ट किया। इस वजह से हमारा नाम, इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। इसी के साथ साथ में भारत का नाम इंडिया भी कहा जाता है। इंडिया को क्यों कहा जाता है, ईरानियों के साथ साथ हमारे देश में यूनानी भी आए। इन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा। सिंधु नदी का नाम इंडस या इंडोस, ये सिंधु नदी के नाम है। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस या इंडोस कहा, जिसकी वजह से धीरे धीरे और यहाँ के निवासियों को इंडिया या यहाँ के स्थान को इंडिया कहा जाने लगा। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नाम से पुकारते थे वो या इंडोस नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे यहाँ का जो स्थान था या यहाँ के जो निवासी थे उनको इंडिया नाम से जाने लगा। पांडुलिपि या इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखी हुई। इसी प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ भी होता है हाथ से लिखा हुआ। मेनू का अर्थ है हाथ और स्क्रिप्ट का अर्थ है लिपिबद्ध करना, यानी लिखना या लिपिबद्ध करना, लिखना, हाथ से लिखना। यानी कि जो वस्तु या जो किताब हाथ से लिखी हुई है वो पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। अब पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में हाथ से तो लिखते थे, लेकिन लिखते किस पर थे, तो इसके लिए एक तो ताड़पत्र काम में लिया जाता था, साथ ही साथ एक भुर्ज पेड़ की छाल, भुर्ज या भोजपत्र, भुर्ज पेड़ की छाल
उतार करके उसको एक के ऊपर एक रखकर पत्तों की तरह या कागज़ की तरह उपयोग किया जाता था और एक किताब से बनाकर फिर उसका उपयोग लेखन कार्य हेतु किया जाता था। इसी प्रकार से ताड़ के पत्तों को भी एक के ऊपर एक जमा कर ये ताड़ पत्र से एक किताब बनाई जाती थी और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की बातें लिखी जाती थी। राजाओं का इतिहास हो गया या युद्धों का विवरण हो गया, इस प्रकार की बातें लिखी जाती थी। अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेखों को सामान्यतः कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाया जाता था। कठोर सतह या कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाया जाता था। कठोर सतहों में क्या क्या आ गया? धातु आ गई या पत्थर, धातु और पत्थर दोनों ही, ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे, लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसी कारण से आज हम अशोक के विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के बारे में भी जानते हैं। अब अभिलेख वो क्यों उत्कीर्ण करवाते थे? तो अभिलेखों में राजा के आदेश हो सकते थे या आदेशों को उत्कीर्ण करवाया जाता था। राजा की विजय के बारे में, राज परिवार के बारे में वो बता सकते थे। अभिलेखों के बारे में दान दक्षिणा के बारे में जानकारी मिल सकती है अभिलेखों के बारे में। इस वजह से राजा अभिलेख बनवाते थे। एक अभिलेख है कांधार अभिलेख, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। कांधार अभिलेख जो कांधार में स्थित है। यह अभिलेख 2250 वर्ष पहले का है, वर्ष पूर्व का है, यानी कि बीसी में बात करें तो 250 बीसी। इस अभिलेख को अशोक ने उत्कीर्ण करवाया था। ये 2 भाषा में लिपियों में है। ये 2 भाषा व लिपि में है। अब कौन कौन सी है? यूनानी में अरामेइक, यूनानी प्लस अरामेइक। यूनानी में अरामेइक लिपि में ये अभिलेख लिखा हुआ है। एक अभिलेख ऐसा है जिसमें ऊपर की साइड में यूनानी भाषा में है और नीचे अरामेइक। भाषा तो हम जान रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी भाषा, तो वो हिंदी भाषा होगी, ठीक है। तो हिंदी में जैसे हम हमारा नाम लिखते हैं, ये राम, तो ये तो हो गया देवनागरी लिपि, ठीक है। और अगर मैं इसी राम शब्द को ऐसे लिखूं तो ये कौन सी लिपि में हुआ? रोमन लिपि या अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरातत्वविद वो व्यक्ति होते हैं जो इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए खुदाई करते हैं या खोजबीन करते हैं। एक तरह से पुरातत्वविद क्या होते हैं? जासूस होते हैं, जासूस कह सकते हैं हम, जो क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, वह इतिहास की जानकारी के लिए छानबीन करते हैं और इनकी वजह से ही हम विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं देख पाते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आदि के बारे में जो आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो पुरातत्वविदों की वजह से ही है। और खुदाई करते हैं तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। ये वस्तुएं हो सकती हैं जैसे आभूषण हो गए, पुराने समय के औजार हो गए,
औजार मिलते ही हैं, जैसे पत्थरों के औजार बहुत सारे मिले हुए हैं, पत्थरों के औजार, हड्डियों के औजार, और इसके अलावा औजार के रूप में हड्डी नहीं मिलकर केवल साधारण हड्डी मिले तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से पुरातत्वविद की खोज छानबीन या खोजबीन की वजह से प्राप्त हुआ। इसके अध्ययन करके हम मानव के इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। आभूषण हो गया और विभिन्न प्रकार के पात्र हो गए, जैसे घड़े वगैरह, सिक्के हो गए। अभी जो आप ये चित्र देख पा रहे हैं जो कि पात्र का है, ये लगभग 2700 वर्ष पहले का है, 2700 BC का है। और वर्ष में बात करें तो 4700 वर्ष पूर्व का है, वर्ष 4700 वर्ष पूर्व का है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक सिक्के का चित्र भी आप देख रहे हैं। यह सिक्का लगभग 4500 वर्ष पूर्व या 2500 BC का है। ये दोनों हड़प्पा सभ्यता के पात्र एवं सिक्के हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उसे कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करता है। अतीत का अध्ययन करने वाला इतिहासकार कहलाता है। जो पुरानी बातों का या पुराने इतिहास का अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। अब इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास के बारे में हमें राजा महाराजाओं के बारे में तो हमें जानकारी मिलती है, लेकिन जो आम जनता है उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। जानकारी तो मिलती है लेकिन ज़्यादा नहीं जानते हैं आम जनता। तो ऐसा क्यों होता है कि आम जनता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है जबकि राजा महाराजाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है? क्योंकि राजा महाराजा अपने इतिहास का लेखा जोखा रखते थे, वो युद्धों में जाते थे और युद्धों में जब विजय पराजय जो भी मिलती थी उसका लेखा जोखा उसके जो राज दरबारी जो राजकवि होते थे, राजकवि या यूँ कह दो लेखक या जो स्वतंत्र रूप से लेखक होते हैं वो भी इनका लेखा जोखा रखते थे। उनकी विजयों के बारे में, इनके उत्सवों के बारे में, कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहे हैं इनके बारे में ये लेखा जोखा रखते थे। लेकिन आम जनता के बारे में ऐसा करने वाले कोई नहीं थे और जो राजा के दरबार में भी जो रहते थे वो भी आम जनता के बारे में कम लिखते थे। आम जनता में कौन कौन शामिल थे? जैसे कृषक हो गया, मछुआरे, शिल्पी हो गए, कुम्हार हो गया या पशुपालक हो गए आदि, ये सब आम जनता में आते थे। विक्रमी संवत भारत में सर्वाधिक प्रचलित संवत है। सर्वाधिक प्रचलित इसकी शुरुआत कब हुई? 57 BC यानी कि ईसा पूर्व। किसने की थी? राजा विक्रमादित्य उज्जैन के थे ये। विक्रमी संवत नेपाल का राष्ट्रीय संवत है। नेपाल का राष्ट्रीय संवत है। अब अगर हम कहें कि वर्तमान में कौन सा संवत चल रहा है तो जो साल चल रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उसमें 57 जोड़ देते हैं तो 2077 विक्रमी यह संवत चल रहा है। कौन सा संवत? विक्रमी संवत चल रहा है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। शक संवत यह राष्ट्रीय संवत है। जिस प्रकार से नेपाल का राष्ट्रीय संवत था विक्रम संवत, उसी प्रकार से भारत का शक संवत है। 78 AD यानी कि ईसा बाद 78 AD में इसकी शुरुआत हुई। राजा कनिष्क ने अपने राज्यारोहण के अवसर पर
कनिष्क द्वारा। कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। उसने 78 एडी या 78 ईसा बाद में इस शक संवत की शुरुआत की थी। इस शक संवत क्यों कहा जाता? क्योंकि शक शासकों द्वारा अधिक उपयोग में लेने के कारण इसे शक संवत कहा जाता है। ये भारत का राष्ट्रीय संवत है। 78 एडी में इसकी शुरुआत हुई, कनिष्क द्वारा इसे शुरू किया गया था। आइए दोस्तों, अब हम अध्ययन करते हैं एडी, बीसी, सीई, बीसीई, बीपी क्या होते हैं ये, और इनका उपयोग इतिहास में कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईसा बाद की घटनाओं के लिए एडी का उपयोग किया जाता है। बीसी का उपयोग यानी बिफोर क्राइस्ट का उपयोग ईसा पूर्व की घटनाओं के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से एडी और बीसी की जगह हम सीई, बीसी का उपयोग भी कर सकते हैं। सी का मतलब होता है कॉमन एरा, जिसका उपयोग ईसा के बाद की घटनाओं के लिए किया जाता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा पूर्व की घटनाओं के लिए बीसी का उपयोग किया जाता है। बीपी का उपयोग बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले की घटनाओं के लिए, इसके लिए बीपी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से ईसा मसीह का जन्म हम देखते हैं। जैसे मान लिया जाए ये 0 पर हुआ है ईसा मसीह का जन्म, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली घटनाएं बीसी या बीसीई तथा ईसा मसीह के बाद वाली घटनाएं, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं एडी या सीई में दर्शाते हैं। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो ये माना जाता है कि 4 बीसी में ईसा मसीह का जन्म हुआ, लेकिन हम यहाँ पर 0 दर्शा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 बीसी में हुआ था। धन्यवाद। अतिरिक्त जानकारी के रूप में इस अध्याय में हमारे पास रोसेटा शिला है, रोसेटा अभिलेख है, उसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि रोसेटा अभिलेख क्या है। रोसेटा अभिलेख एक पत्र है इस प्रकार का, जिसमें 2 भाषाओं में तथा 3 लिपियों में 2 भाषा वे लिपियाँ कितनी हैं? 3 लिपि। 2 भाषा में 3 लिपियों में ये रोसेटा अभिलेख है। इसकी खोज सर्वप्रथम नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिकों ने की थी। नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिकों द्वारा। नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक जब मिस्र के अभियान पर थे तो 1799 ईस्वी में इसकी खोज, एडी में इसकी खोज हुई थी। वो मिस्र में एक जगह है रोसेटा अभिलेख, रोसेटा कस्बा है, वहाँ पर एक किले की खुदाई कर रहे थे। किला का नाम था राशिद, जिसको जूलियन किला भी कहते हैं। उसकी खुदाई के वक्त ये रोसेटा अभिलेख मिला था। इस रोसेटा अभिलेख में 2 भाषाएं तथा 3 लिपियां हैं। हायरोग्लिफिक लिपि ऊपर अंकित है, डेमोटिक या डेमोतिक लिपि बीच में है और यूनानी लिपि नीचे अंकित है। इस अभिलेख को पढ़ने का श्रेय J.F. सांपोलियो को जाता है। इसने 1821 में इस रोसेटा अभिलेख को पढ़ लिया था। हायरोग्लिफी का मतलब होता है पवित्र अंकन। हायरो का मतलब होता है पवित्र और ग्लिपी का मतलब होता है अंकन। ये उच्च वर्ग की भाषा थी। डेमोटिक आम जनता की भाषा थी। यूनानी भाषा को पढ़ने के बाद में J.F. सांपोलियो ने इसकी तुलना करके हायरोग्लिफिक लिपि को पढ़ा। रोसेटा अभिलेख में विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां अंकित हैं उनका मतलब निम्न प्रकार से हैं। जैसे रोसेटा अभिलेख में एक शेर बना दिया जाए, जैसे मान लो ये शेर है तो शेर का मतलब होता है L। इसी प्रकार से एक होंठ का चित्र बना दिया जाए और इस होंठ का मतलब होता है R।